नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब प्रचार अभियान का आगाज हो गया है। राजनीतिक दलों के दिग्गज अब मैदान में उतरकर अपनी पार्टी के लिए वोटर्स को लुभाने में जुट गए। बीजेपी ने बिहार में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिथिलांचल की धरती से चुनावी शंखनाद की शुरुआत की, जहां उन्होंने समस्तीपुर और बेगूसराय में महागठबंधन पर हमला बोला और एनडीए सरकार की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली रैली में आरजेडी को जंगल राज में घेरा तो वहीं नई रफ्तार वाले बिहार का वादा किया। क्या वाकई में इससे साफ है कि बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के लिए जंगल राज, करप्शन और परिवारवाद का ट्रिपल फॉर्मूला अपनाने वाली है? बिहार में अगले दिनों में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी, वार पलटवार का यह सिलसिला और भी तेज होगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि जो चुनावी जंग शुरू हुई है, जिसका आरंभ प्रचंड है, क्या वो बिहार के इस इलेक्शन के जरिए देश के अंदर एक नए संदेश को स्थापित करेगा? लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इन रैलियों के जरिए बिहार में आगाज कर दिया और दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है वो भी लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है और उन्होंने एक तरीके से अपने मुख्यमंत्री फेस को भी स्पष्ट रूप से आगे कर दिया और इसीलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी सीधे लालू परिवार पर ही हमला करते नजर आए। क्या वाकई में बिहार में जंगल राज वर्सेस सुशासन यह तय होगा और यह तय होगा कि किसका जंगल राज और किसका सुशासन? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता श्याम झा जी, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलबानिया जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। शुरुआत संदीप जी आपके साथ। क्या वाकई में ये तो मान ही लिया जाए कि कांग्रेस वहां नंबर 2 की पार्टी है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए सामने किया गया है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि कितनी ही सीटें कांग्रेस की आ जाए वहां पार्ट बी के तौर पर कांग्रेस काम करेगी। देखिए विजेंद्र जी, आपने जो कहा कि वहां कांग्रेस नंबर 2 पे है, ये बिल्कुल ही गलत है। नंबर 2 पे नहीं, जब गठबंधन की बात आती है तो उसमें सब बराबर होते हैं। और जब गठबंधन में हमने उनके साथ सीटों का साझा किया है, सीटें बांटी है, तो निश्चित रूप से एक हमारी रणनीति के तहत है। और हमने जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा जो तेजस्वी यादव जी को हमने घोषित किया है, वो एक हमारी रणनीति के तहत है। और वहाँ पर आप देखें, एक युवा चेहरा है और बहुत लंबा उनका राजनीतिक भविष्य भी है और पिछला अनुभव भी रहा हुआ है उनका, तो निश्चित रूप जनता की मांग भी थी। और हमारे मतलब ये कह रहे हैं कि भाई अगर हार गए तो हार तेजस्वी की होगी और जीत गए तो जीत राहुल गांधी की होगी। हार का तो बात ही मत कीजिए आप, क्योंकि इस बार बहुत प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे और 243 सीटों में आप देखें कि हम 150 प्लस सीटों पे हमने जीत हासिल करेंगे और निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए को हम हराएंगे। और जो तेजस्वी जी को जो हमने मुख्यमंत्री फेस जो घोषित किया है और मुख्यमंत्री जी मुकेश सहनी जी को जो हमने घोषित किया, वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और भारतीय जनता पार्टी अभी तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ही घोषित नहीं कर पा रही। अच्छा, लालू यादव के अगेंस्ट करप्शन के केस किसकी सरकार में आए थे? देखिए, करप्शन के जो केसेज की जो आप बात करें वो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। अब आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। किसकी सरकार में लगे थे? नहीं, ये कोई जंगल राज के नारे किसकी सरकार में लगे थे? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। जंगल राज के नारा जो नारे लगे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा फूट डालो और राज करो की राजनीति। क्या वाकई में कांग्रेस आगे एडवांटेज कि अब हमें अलग अलग स्टेट के अंदर पार्ट 2 के प्लान बी के तौर पर काम करना, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सरकार बने या ना बने, बस बीजेपी नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर यूपी में आएंगे तो अखिलेश सुप्रीम, अगर पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो ममता बनर्जी सुप्रीम, अगर वो महाराष्ट्र में जाएंगे तो फिर शरद पवार सुप्रीम या फिर उद्धव ठाकरे सुप्रीम। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो वहां की जो रीजनल पार्टियां, उनके पीछे आकर हम जीत के जश्न की तैयारी कर सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के पीछे। क्या वाकई में कांग्रेस ऐसे सस्टेन कर पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चिंताजनक है कि जिस पार्टी ने अखंड राज किया
वो आज पार्टी पार्ट बी बनकर राज करने की सोच रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो लालू यादव के बेटे को, जो IRCTC घोटाले में मुलजिम भी हैं, उनको सीएम का फेस घोषित कर दिया। और राजस्थान के जिन्हें जादूगर कहते हैं, उनके पुराने संबंधों को जाके उन्होंने बुलाया और अनाउंस कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं दिल्ली को कमज़ोर कर दिया, कांग्रेस को कमज़ोर कर दिया अशोक गहलोत के इस कदम ने। क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कांग्रेस खुद कब खड़ी होगी, यूपी में, बिहार में, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जो पार्टी अखंड राज कर रही थी वो प्रॉब्लम में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 8 तारीख के बाद भागलपुर में लास्ट रैली की थी तेजस्वी ने, और तेजस्वी रूस गए और कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। ये कांग्रेस की नाकामी है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में अलग से घोषणा पत्र जारी किया, अति पिछड़ाओं के लिए और ओबीसी के लिए। टिकट कितने दिए? 9%। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और जो सीएम फेस की बात कर रही है, तो मैं कहूंगा कि अमित शाह ने चिराग पासवान के जरिए एक बड़ा मैसेज दे दिया कि जब नीतीश कुमार है तो मुख्यमंत्री के दूसरे चेहरे की कहां दरकार है। और जिस अंदाज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में कहा कि इतनी भीड़ तो मैं गुजरात में भी नहीं कर पाया, और जिस अंदाज में आज अमित शाह ने 2 मीटिंग की, शाम को जेपी नड्डा कर रहे हैं, तो जो मूवमेंट बीजेपी ने वहां क्रिएट किया है उसको ब्रेकअप कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वोट चोरी का इश्यू हो, चाहे राफेल का इशू हो, वो पब्लिक के गले नहीं उतार पाए राहुल गांधी ने इश्यू खूब उठाए। अगर यही इश्यू दिल पे उतर जाते तो शायद आज टीम बी नहीं बनने पड़ती। बिहार चुनाव सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था, जिस चुनाव के दम पर वो वोट चोरी के मुद्दे पर इतना बड़ा उन्होंने प्रोपोगेंडा खड़ा किया, उसको अगर आज लॉन्च होना था, अगर हिंदुस्तान की जनता उसे स्वीकार कर चुकी होती, तो उन्हें तेजस्वी यादव को सीएम का फेस बनाने की जरूरत नहीं थी। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव मैसेज क्या पूरे देश में गया है। तो कहीं न कहीं जो जंगल राज की बात 17 बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, और सुशासन की बात कही, और जिस तरीके से आप देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, वो मखाना पे काम कर रहे थे कई दिनों से, मखाना बोर्ड। तो यानी जो नरेंद्र मोदी का विजन है वो कई बैक से चलता है, इलेक्शन के बैक से चलता है। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव आने, वहां के भी इलेक्शनों से पहले जो वहां के मुद्दे उनको तलाश रहे हैं। नहीं, लेकिन एक मांग तो हमेशा रही और राजस्थान की रही है, राजस्थान की भी रही है भाई, विशेष राज्य का दर्जा, और वो बिहार की भी रही है। और ये बीजेपी ने वादा भी किया, आपको बीते 5 साल पीछे लेकर जा रहा हूं, उस दौरान ये प्रॉमिस किया गया था, लेकिन वो प्रॉमिस पूरा तो हुआ नहीं। देखिए, निश्चित रूप से योजनाएं लाए, लेकिन जो एक स्पेशल पैकेज की मांग है वो पूरी नहीं हो पाई। वो इस चुनाव के बाद पूरी होती है नहीं होती वो देखना होगा। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा असर है। बीजेपी ने भी एक रणनीतिक चूक की है कि राजस्थान से बहुत सारे बिहार के लोग राजस्थान में नौकरी करते हैं, और राजस्थान के लोग बिहार में वहां बिजनेस भी करते हैं, नौकरियां भी करते हैं। लेकिन किसी भी स्टार प्रचारक की सूची में राजस्थान के व्यक्ति का नहीं होना, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम नहीं होना, यह मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक सियासी चूक का मुद्दा बन सकता है। क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और कोई स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं है, और अंता में देखिए आप 40-40 स्टार प्रचारक बना दिया हमने। तो एक उपचुनाव में जब इतने सारे स्टार प्रचारक हैं, तो कहीं न कहीं राजस्थान का भी नेतृत्व बिहार में होना चाहिए। राजस्थान और बिहार में मुख्यमंत्री तो होने ही चाहिए, मुख्यमंत्री होने चाहिए, और राजस्थान का और उनके बहुत आपस में संबंध है। मुख्यमंत्री वहां गए हैं, बिल्कुल गए हैं, कई नामांकन रैली का हिस्सा बने। वो नामांकन रैली के भाई उन्होंने कहा सीता माता की जन्मस्थली है, लेकिन जो एक कागज का प्रेस नोट होता है वो बहुत दमदार होता है। ऐसा क्यों कि भाई राजस्थान से एक भी स्टार प्रचारक नहीं? देखिए विजेंद्र जी, स्टार प्रचारक होना ना होना बहुत बड़ी बात नहीं है। धरातल पे कार्यकर्ता वहां जाकर के काम करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो। एक जो टीम जो जानी है वो तय हो चुकी थी, कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग जाने हैं, और धरातल पे जाके काम करना है। बहुत बड़ा नाम कि स्टार प्रचारक बन के, और ऐसा वो आवश्यक नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और रही बात जिस प्रकार से मित्र बोल रहे थे कि जंगल राज के साथ, आपने जिस हिसाब से उनको बोला, किस प्रकार से इन्होंने तुरंत कन्नी काटी, क्या सारे घोटाले उस समय कांग्रेस राज में नहीं हुए? मुकदमे दर्ज कांग्रेस राज में नहीं हुए? आज उन्हीं के साथ गठबंधन करना। और दूसरी बात, एनडीए को हराना बच्चों का खेल नहीं, और हम तो यही सुनते आ रहे हैं वहाँ कि ये उसका बच्चा है, वो उसका बच्चा है। अरे भैया, ये बच्चों का खेल नहीं है कि एनडीए को आप हरा पाओगे। ये आप मान के चलिए, एनडीए की सरकार वहाँ बनने वाली है, और निश्चित बहुमत के साथ बनने वाली है। नहीं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जो मांग की गई वो अभी तक पूरी नहीं हुई। बीच में
क्राइम को लेकर बिहार का बहुत ज्यादा इशू रहा। और ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन होते हैं उसी दौरान सारी घोषणाओं का जिक्र किया जाता है? और विजेंद्र क्या जी, अभी भी हम 10 साल के सुशासन के बाद भी, अगर आप कह रहे हैं सुशासन है, तो भी क्या हम जंगल राज का जिक्र करेंगे और उसी पर वोट मांगेंगे? देखिए विजेंद्र जी, 2004 से और अभी 2004 से पहले का डेटा और आज का डेटा अगर आप मैच करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना फर्क आया है हर चीज़ में, चाहे वो अपराध हो, चाहे विकास हो। अपराध घटे हैं और विकास बहुत तेज़ी से बढ़ा है। चाहे वहाँ का बजट हो, चाहे जो जीडीपी होती है बिहार की, वो आप देखिए कितना है, दुगने से ज़्यादा है 2004 और आज में इतना फ़र्क है, 14.5% है। तो बिहार तरक्की कर रहा है। बिहार की जीडीपी कितनी है? 14.5% विकास दर, ठीक, विकास दर सॉरी। और जिस प्रकार से बिहार को आगे बढ़ाया गया है, वहाँ कितने हवाई अड्डे बने, कितनी वहाँ के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई, कितने एम्स बने, वो सारी चीज़ें हैं जो बिहार को चाहिए था। जो बिहार पिछड़ा हुआ था, लोगों को पलायन करना पड़ता था मजदूरी के लिए, आज वहाँ पे सब कुछ है, खुशहाली है, हर घर तक जल पहुँचा, बिजली पहुँची हर घर तक, मकान बना के दिए, शौचालय दिए, सब कुछ दिया है बिहार। ठीक है मिथिलेश जी, क्योंकि देखिए मैं इस पर डिनाई करूंगा क्योंकि बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जो सामने नहीं आते हैं, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि जो हर बार बाढ़ की स्थिति वहां बनती है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, जिस तरीके से पुल वहां लगातार गिरे उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, और वहां से एक अलग तरीका नैरेटिव भी सेट हुआ, क्या वाकई में इन सब के बीच में भी आपको लगता है कि पहले के मुकाबले स्थिति बहुत ज्यादा चेंज हुई है? क्योंकि वो बिहार की जनता जानती है, वो वहां का वोटर जानता है, लेकिन बाहर से एक रिफ्लेक्शन तो आता है ना, क्या वो रिफ्लेक्शन पहले से बेहतर, बहुत बेहतर? देखिए, निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ करने की दरकार है। कोसी की जो त्रासदी है वो अभी भी बिहार झेल रहा है, और बिहार के लोग मेहनती होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक बिहारी सब पर भारी, ये हम जानते हैं किस तरीके से वो मेहनत कश एक कौम है जो हिंदुस्तान को हर जगह आगे ले जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लालू यादव के टाइम का जो करप्शन है उससे थोड़ी निजात मिली है। डेवलपमेंट हुए लेकिन घोटाले अभी भी कायम है, और कहीं न कहीं जो जांचें होनी चाहिए वो उस स्तर की नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के साथ देखिए, भ्रष्टाचार की जांचें भी जोड़ लीजिए, देखिए, बिल्कुल क्राइम बढ़ा, उसमें कंट्रोल हुआ, नो डाउट। लेकिन आप देखिए, उड़ीसा सरकार ने वहां एक ऐसा ही परीक्षा में घोटाला हुआ, सीबीआई को दे दिया। वही बीजेपी की सरकार राजस्थान में कोर्ट में जाके करेगी नहीं ऐसा ही भर्ती ठीक है। तो ये जो बीजेपी में ड्यूल गेम चलता है, ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि बिहार का नौजवान आईएएस की तैयारी करता है, बिहार का नौजवान यूपीएससी का टॉपर बनता है, बिहार के नौजवान कितने आईएएस अफसर राजस्थान में तैनात है। तो ये जब डबल माइंड सेट चलता है बीजेपी का, उसके नुकसान बीजेपी को हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजस्थान का कोई स्टार प्रचारक होना चाहिए। अगर नहीं फर्क पड़ता तो फिर आपने घनश्याम तिवारी को क्यों बनाया स्टार प्रचारक अंता में, जिसने वसुंधरा राजे के खिलाफ नारा लगाया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है सड़कों पे? क्या वो घनश्याम तिवारी जी ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, फिर वो अंता में कितने वोट दिला पाएंगे? तो ये बातें हैं। और अंता से जुड़े हुए जो स्टार प्रचारक में प्रताप सिंह सिंघवी जो 7 बार के एमएलए हैं, उनको नहीं बनाया। तो ये ऐसा नहीं है, ये राजस्थान के लिए एक चुनौती है कि दिल्ली बीजेपी राजस्थान के नेताओं को कितनी तवज्जो देती है कि बिहार में एक भी राजस्थान का स्टार प्रचारक नहीं है। ये मुद्दा है और रहेगा। ठीक है संदीप जी भाई, क्योंकि एक और नारा बिहार में कांग्रेस और गठबंधन ने लगाया कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब जरा बताइए, जो वोट के आधार पर जो टिकट बटे हैं, क्या वो उसी फॉर्मूले के तहत बटे हैं? उसमें तो फॉर्मूला नजर ही नहीं आ रहा है। तो आप जब एक तरीके से नारा लगा रहे हैं और वोट जब आप उनको टिकट दे रहे हैं, उस दौरान उस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से वही फॉर्मूला एग्जीक्यूट हुआ है। आप देखें, पिछली बार हमने 70 सीटें, पिछली बार हमने 70 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा था, इस बार हम 61 सीटों पे वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और बड़ी मजबूती के साथ जो जनता के साथ हमने वादे किए हैं, उन वादों के ऊपर हम लेके आ रहे हैं। 61 सीटों की भी नहीं है, बात ये कि 61 सीटों के अंदर क्या जातिवार आधार पर आपने उसको डिवाइड किया है? भाई आप ही तो कर रहे हैं ना बिहार में, जाति जाति जाति। देखिए, जातिगत जनगणना करवाई, जो जिसकी जितनी गठबंधन की हिस्सेदारी दीजिए। हमने 65% आरक्षण वहां दलितों को, ओबीसी
और अन्य पिछड़ा वर्ग को हमने दिया है, और वो मामला हमने वहां पर विधानसभा में कानून में पारित कराया। उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मगर जो आपके सवाल पे मैं आ रहा हूं, क्या कांग्रेस के अंदर उसी आधार पर टिकटों का बंटवारा हुआ है? उसी हिसाब से टिकटों का बंटवारा हुआ है, जितनी भागीदारी होनी चाहिए उसी हिसाब से हमने टिकटों का बंटवारा किया है। और आप देखेंगे 14 नवंबर को जो चुनाव का नतीजा आएगा उसमें हमारी सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे। आप उसी बात दो बातें नहीं है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना की वकालत करते हैं, दूसरी तरफ अपनी ही सरकार में हुई, अपनी ही सरकार में की गई जातिगत जनगणना को क्वेश्चन करते हैं, फिर कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, आप डिवाइड एंड रूल करते हैं। उसके बाद जब आप टिकट बांटते हैं तो फिर उस पूरे फॉर्मूले को आप साइडलाइन कर देते हैं। देखिए, निश्चित रूप से इससे जनता में विश्वास भी कांग्रेस का धीरे धीरे कम हुआ, यही नुकसान के दायक। आप जिस बात पे कह रहे हैं उस पर अड़े नहीं रहे। आपने कहा कि हम अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अब यूपी में हो, सॉरी बिहार में हो ये रहा है कि यादव बनाम अदर ओबीसी लामबंद हो गए। जैसे हमने पश्चिमी राजस्थान इनमें कई जगह देखा, हरियाणा में देखा कि जाट बनाम अदर ओबीसी लामबंद हो गए, वैसा नजारा वो हो गया और उसका मोदी जी फायदा उठाने जा रहे हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इससे एक ही फायदा हुआ राजस्थान को बिहार चुनाव से कि अशोक गहलोत की जो किस्मत है वो चमक गई। वो कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी और खड़गे का फार्मूला मानना पड़ेगा, किसी को कोई पंचायती करने की जरूरत नहीं है जिलाध्यक्षों के। तो इस चुनाव से कांग्रेस को एक ही लाभ हुआ है कि इनका एक नेता जो 22 महीने से, मैं कह रहा हूं कि अब इनके पास ऐसा कोई नेता भी नहीं था, कर्नाटक में इन्होंने कामयाबी दिलाई और गुजरात में 100 के नीचे से बीजेपी को लेके आए, अहमद भाई को दिल्ली पहुंचाया राज्यसभा में, या पंजाब में इन्होंने अपना करिश्मा दिखाया जब कैप्टन को सीएम बनाया, तो उसके आधार पर इनको भेज दिया। लेकिन इसके बाद पूरे राजस्थान में और देश में एक मैसेज चले गया कि अशोक गहलोत का कद बढ़ गया। अब 66 सीटों में कितनी जीतेंगे, सरकार बनेगी, ये 14 नवंबर को तय होगा। लेकिन राजस्थान के कांग्रेस में जो एक सचिन पायलट खेमा था उसमें मायूसी का आलम फैल गया। ये एक नुकसान ये हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि राहुल गांधी जी ने जितने भी, चाहे राफेल का मुद्दा हो, चाहे ईवीएम हैक का मुद्दा हो, चाहे जातिवाद का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे को वो पूरा नहीं किया। जो कहते हैं ना बीच में छोड़ गए, रण छोड़ बन गए। इसमें एक और मुद्दा है, वो है मुस्लिम वोटर्स का। बिल्कुल, पूरी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो बिहार यात्रा के जिस हिस्से से निकली वो सारे मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे। लेकिन जब आप इनकी लिस्ट देखेंगे उसमें आप मुस्लिम कैंडिडेट बेहद कम नजर आएंगे। तेजस्वी यादव जो आज तक ये कह रहे हैं कि हमारे लिए मुस्लिम वोटर्स प्राथमिकता है, लेकिन जब आप टिकट दे रहे हैं तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है आपका विजेंद्र जी। पूरी आप टिकटें देख लें, हमने जिनका बाहुल्य है और जहां पर जितने वोटर हैं उसके हिसाब से टिकटें दी हैं, चाहे आप आरजेडी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे दूसरे। कोई बात नहीं, आप भी खोल लीजिए, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप विश्लेषण कर लीजिए। आप देखें सीताराम केसरी को 89 में जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी तो इसी वजह से कि उन्होंने 26% ओबीसी को आरक्षण दे दिया था और उन्होंने एक विधानसभा में कानून पारित करवा दिया था। इसी वजह से आरएसएस ने और जनसंघ ने उनकी सरकार गिराई थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की बात करती है वहां पर यह बिल्कुल ही विफल है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। इनका चाल चलिए हमेशा 243 में से कितने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया बताइए? वो अभी आज शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा वो फाइनल, क्योंकि अभी नामांकन पहले फेज में कितनों को दिया है? हमने जहां मैंने बताया ना आपको, हमने वहां पर जहां जिनकी जरूरत थी उसके हिसाब से पूरी एक प्रक्रिया के तहत हमारे को दी जाती है, उसके आधार पर हमने सभी को बांटा है। 66 में से कितनों को कैंडिडेट बनाए? मैंने बताया ना, सभी में जहां पर जिसकी जरूरत थी उसी योग्य कैंडिडेट की एक तरीके से हमने एक प्रक्रिया के तहत हमने टिकटें बांटी है। और आप देखना 14 नवंबर को नतीजा जो आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। और एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस ने बड़ा लगातार जो लगातार ने तो यहां तक कहा कि मेरे पास हाइड्रोजन बम है। क्या बयान क्या बिहार के अंदर ये फॉर्मूला भी राहुल गांधी का काम नहीं है, क्योंकि एसआईआर वहां एग्जीक्यूट हुआ और एसआईआर के हिसाब से इलेक्शन हो रहा है वहां। देखिए, निश्चित रूप से एसआईआर को लेकर जितना प्रोपेगेंडा किया गया कि इनके नाम काट दिए गए, चुनाव आयोग पर जो उंगलियां उठाई, जो एक संवैधानिक संस्था है जिसमें हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को यकीन है, उसको अविश्वास के घेरे में राहुल गांधी लेके आए। लेकिन हुआ ये नहीं कि कोई ठोस साक्ष्य के साथ जनता उसे रियलाइज कराए। कहीं न कहीं ये कांग्रेस की बहुत बड़ी फेल्योर है कि वो जिन भी इश्यूज को उठाया जो पब्लिक से रिलेटेड थे और पब्लिक को उम्मीद थी कि इनके साक्ष्य के साथ सरकार को झुका देंगे और सरकार घुटनों पे आ जाएगी, लेकिन वो माहौल तो बना पाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, लेकिन जनता के गले नहीं उतार पाए। और उसी का खामियाजा बिहार के चुनाव में देखने मिल रहा है कि घर जाके अशोक गहलोत जैसे आदमी को
कहना पड़ रहा है कि भैया सीएम आप ही बन जाइए, हम आपके छोटे भाई सही। जो कांग्रेस जननी है, जिस कांग्रेस ने हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया, जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके बड़े बड़े लीडर, मनमोहन सिंह जैसे लीडर आए, आज वो कांग्रेस इस स्थिति में है कि जिस लालू यादव को चारा घोटाले से लेके तमाम जगह जलील किया, उसके घर जाके राजस्थान के 3 बार के सीएम को ये कहना पड़ रहा है कि आप जीते हम हारे और लड़ाई यहीं खत्म लेकिन करिए। ये बिहार में भी तो मैसेज जा रहा होगा ना कि भाई अगर तेजस्वी यादव को वोट दिया तो बाय डिफॉल्ट लालू यादव होंगी, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट होंगे। बिल्कुल क्या होंगे। वहां की जो जनता है, जो शायद इस वक्त 50 साल के आसपास की जिनकी एज होगी, क्या उनको याद नहीं होगा कि 20 साल पहले वहां क्या हुआ और क्या होता था? निश्चित रूप से किस तरीके से जेल से लोग जीतते थे, किस तरीके का जंगल राज था। बिहार का नौजवान आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। बिहार की इंटेलिजेंसी कोशिएंट आज की तारीख में हिंदुस्तान में बहुत हाई लेवल पे है और उसका डिसीजन बहुत स्ट्रांग है। आप एक बिहारी को आप कॉन्फिडेंस देखिए, बिहार के निवासी का बहुत हाई लेवल का है। वो परिवर्तन आया है, वो कहीं अब इसको मोदी जी का क्रेडिट दे दीजिए, या जो जिस तरीके की योजनाएं वो लाए, उज्ज्वला योजना लाए, शौचालय बनाए, मकान बनाए, छोटी छोटी चीजें लगती है, लेकिन इन्होंने आम जो बिहार के निवासी के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन किया। वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के SIR, EVM है, सब पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। श्याम झा जी, भाई अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है कि जब इतनी अच्छी योजनाओं का जिक्र आप करते हैं, उनके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तो फिर उनके नाम पर वोट क्यों नहीं होते? क्यों ये बताना पड़ता है कि 20 साल पहले ये हुआ और अगर आपने उनको वोट दिया तो फिर ये होगा? देखिए विजेंद्र जी, जो हुआ है वो कभी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने जो किया है वो भी निरंतर जनता के बीच जाकर के बताते रहें और आगे भी बताते रहेंगे। चुनाव जब तक चल रहा है सारी चीज़ें गिनाई जाएगी। सामने जो हमारा विपक्ष है उसने अपने कालखंड में क्या क्या गुनाह किए हैं वो जनता को हमेशा याद रखने चाहिए। किस प्रकार से ज़मीनें हड़पी गई नौकरी के नाम पे, गरीब किसानों की छोटी छोटी ज़मीनें तक ले ली गई रिश्वत के नाम पे, किस प्रकार से वहाँ फिरौती वसूली होती थी, किस प्रकार से अपहरण करके वो फिरौती मांगी जाती थी, वो सारी चीज़ें जनता को याद रखना चाहिए। एक और सवाल मेरा, हालांकि इसका जवाब आप नहीं देंगे, लेकिन फिर भी क्या नंबर गेम्स बहुत महत्वपूर्ण होंगे? और जो महाराष्ट्र में हुआ है क्या वो बिहार में भी हो सकता है? देखिए, चेहरा किसी का होगा, इलेक्शन किसी का होगा और नंबर गेम के बाद चेहरा कोई और होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा है कि कैसे एक पीछे का कार्यकर्ता कैसे मुख्यमंत्री तक बन जाता है, कैसे एक छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री भी बन जाता है। संभावना है। और देखिए जिस प्रकार से ये जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के दिल पर पत्थर रखा, उन्होंने अपना, उनका ब्रेकअप हो गया और वो बेचारे मान गए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। लेकिन क्या बिहार, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार इतने कमजोर नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी और उन्होंने अपनी जिंदगी में कई दलों के साथ समझौता किया है। मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार को एक तराजू में तोला जाए। एक और सवाल, ये इलेक्शन किसका है? नीतीश कुमार का है या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का है? क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं मैक्सिमम जो रैलियां होंगी वो अमित शाह की और प्रधानमंत्री मोदी की होंगी। देखिए, निश्चित रूप से ये चुनाव पूरी तरह जो मैं कहूँगा बीजेपी के 2 स्टार प्रचारक हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हिस्से में आया है और वो ये बताना चाहते हैं कि भले हमारी लोकसभा में सीटें कम आ गई हो, जो हमारा सपना था अब की बार 400 पार वो टूट गया हो, लेकिन हम बिहार में वापस से एस्टेब्लिश करेंगे। और बिहार के बाद असली लड़ाई उनकी है ममता दीदी से, जो पड़ोसी राज्य है, क्योंकि बिहार में अगर वो नहीं जीतते हैं तो फिर ममता दीदी तो किसी के काका जी के ही कंट्रोल में नहीं आने वाली है। तो सबसे बड़ी नजर जो बीजेपी के थिंक टैंक की है कि क्या दीदी को परास्त किया जा सकता है बिहार के जरिए, उस पर निशाना साधेंगे। अंतिम सवाल और रैपिड फायर की तरह ही है मिथिलेश जी, क्या मर्यादाएं जो अभी तक टूटती आई थी उन सीमाओं को लांघ जाएंगे बिहार के इलेक्शन? बिल्कुल, मुझे वैसे भी भाषा शैली बहुत अलग इस्तेमाल होती है इलेक्शन में। देखिए, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि क्योंकि बिहार जीतना बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वैश्विक परिदृश्य है और तमाम, और उसमें भाषा संबंधों की मर्यादाएं कहीं लांघती हुई दिखे तो कोई बेजा बात नहीं होगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम झा जी, आपका भी शुक्रिया, और संदीप कलवानिया जी आपका भी शुक्रिया। एक तरीके से शंखनाद हो चुका है पहले फेज के लिए और उसमें क्या वाकई में मुद्दों के आधार पर शुरू होते वाले इलेक्शन कैंपेन बाद में व्यक्तिगत बयानबाजी तक पहुंचेंगे। लेकिन यह सच है कि बिहार के इलेक्शन का परिणाम जो भी होगा वो देश की सियासत को एक नई दिशा जरूर देगा। और साथ में जो इलेक्शन कैंपेन है, जो इलेक्शन की प्रक्रिया है,
उसको भी और ज्यादा सुचारू रूप से सुनिश्चित करने में सहायता करें। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या?